तो हमारी आयनिक बॉन्ड की सारी कहानी खत्म, जो जो टॉपिक उससे रिलेटेड थे सारे मैंने कवर करा दिए हैं। अब हम चलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड पे। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है वो लिखेंगे। लिखो मेरे साथ, व्हेनेवर अ केमिकल bond is formed by sharing of electrons between two atoms. Whenever a chemical bond is formed by sharing of electron की sharing से जो फॉर्म होता है, by sharing of electrons between two atoms, then it is called as covalent bond. जब भी कोई केमिकल बॉन्ड दो एटम जो हैं वो शेयरिंग से बना रहे हों, उस केमिकल बॉन्ड का नाम होता है क्या? कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ये बेसिक इसकी डेफिनेशन है। अब कोवेलेंट बॉन्ड से रिलेटेड बेसिक टर्म अपन लिखेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड से रिलेटेड क्या लिखेंगे? बेसिक टर्म क्या क्या हैं? नंबर वन इज नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, इसके बारे में हम लिखेंगे फॉर्म्ड बिटवीन two atoms with nearly same electronegativity। अगर सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है तो उस बॉन्ड का नाम होता है क्या? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे अगर मैं आपको कोवेलेंट बॉन्ड बना के बताऊं तो ऐसे होता है, जैसे मान लो H2 मॉलिक्यूल मुझे बनाना है, किससे? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एटम ने शेयरिंग करी और H2 मॉलिक्यूल बनाया। तो कैसे बताएंगे? हाइड्रोजन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक है, तो हम उसको इस तरीके से दिखाते हैं। दूसरे हाइड्रोजन के पास वैलेंस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसको हम ऐसे दिखाते हैं। और जब बॉन्ड बनता है तो हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन ने यहां पर ड्यूप्लेट पूरा किया। ड्यूप्लेट मतलब दो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हाइड्रोजन के लिए ड्यूप्लेट और बाकी अदर एटम के लिए ऑक्टेट होता है। ठीक, तो हाइड्रोजन ने यहां ड्यूप्लेट पूरा किया तो मॉलिक्यूल बन गया। और अगर जब कभी भी दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो एक बॉन्ड बनता है, हम उसको ऐसे दिखाते हैं इस तरीके से। मतलब इस हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, इस हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, दोनों ने शेयरिंग करा ली, ड्यूप्लेट पूरा हो गया, बॉन्ड बन गया इस तरीके से। अगर इसका एक और एग्जांपल देखें तो जैसे मान लो ऑक्सीजन है। ठीक है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन में? 6। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए आपको। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे पता करोगे? थोड़ा सा उसके बारे में मैं लिख देता हूं। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल, इसको बोलते हैं अपन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 6। तो आपको ये याद होना चाहिए और याद करवा देता हूं, बहुत इजी है। देखो अगर लिथियम आ जाए, बेरिलियम आ जाए, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और एक जिनोन याद रखना है। इनर्ट गैस में जिनोन बनाता है कंपाउंड। तो लिथियम में होते हैं एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम में 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 और फिर 8। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वही वैलेंस होता है। ठीक है, तो ये आपको याद करने हैं। इसके नीचे ये सारे कॉमन रहते हैं, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए सेम है। जैसे ऑक्सीजन में 6 है तो सल्फर में भी 6 होंगे। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन में 5 है तो फास्फोरस में 5 होंगे। इस तरीके से चलना है। तो अब वापस आते हैं यहां पर। अब आप बताओ, एक मैं और एग्जांपल से समझा रहा हूं। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन ने क्या बनाया? O2 मॉलिक्यूल बनाया। कैसे बनाया? देखो ध्यान से। ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे 6, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे लिख सकता हूं मैं। दूसरे ऑक्सीजन एटम के पास भी 1, 2, 3, 4, 5, 6। और जब ये बॉन्ड बनाएंगे तो हम ऐसे दिखाएंगे। देखो एक ऑक्सीजन एटम ये हो गया और दूसरा ऑक्सीजन एटम ये हो गया।
ये 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई यहां पर, तो कैसे लिखेंगे अपन उसको, इस तरीके से, भाई इसने इसके साथ शेयर किया, इसने इसके साथ, इस तरीके से, और बाकी 2 ऐसे ही थे इसके पास, 2 पेयर बोल दूं मैं इसको, है ना। तो अब आपको ऐसा दिखेगा। अब आप जरा ध्यान दो, हाइड्रोजन ने क्या किया था, 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की थी, ऑक्सीजन ने कितनी किया, 2-2 इलेक्ट्रॉन। तो जब 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो बनता है डबल बॉन्ड, ऐसा, और बाकी जो इलेक्ट्रॉन बचे वो यहां लिख दो। अब ये चेक कर लो, क्या इसने ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, बिल्कुल सही बात है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से। एक एग्जांपल से और समझाता हूं। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं, ठीक है, तो नाइट्रोजन के 2 एटम N2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं। नाइट्रोजन के 2 एटम क्या कर रहे हैं, N+N क्या बना रहे हैं, N2। कैसे बना रहे होंगे ध्यान से देखना। इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, नाइट्रोजन के पास कितने, 5 है, देखना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब ये 3-3 इलेक्ट्रॉन की यहां पर शेयरिंग होती है, किस तरीके से दिखा सकते हैं हम, देखो ऐसे ऐसे 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। तो ये N 2 इलेक्ट्रॉन इस पे हैं, 2 इस पर हैं, और शेयरिंग कितने कर रहे हैं, 3-3 इलेक्ट्रॉन। तो जब 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो N इस तरीके से दिखेगा। आप बताओ जरा, ऑक्टेट कंप्लीट है, चेक कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8, उधर से भी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इस तरीके से शेयरिंग होती है। तो ये मैंने किसके एग्जांपल लिए, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में बनने वाले क्या होते हैं, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये एग्जांपल नंबर पहला था, ये एग्जांपल नंबर दूसरा था, और ये एग्जांपल नंबर तीसरा था। ठीक है, इसको नोट करो, फिर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बताता हूं आपको, नोट कीजिए। आगे चलते हैं, आप चलते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड पे, ध्यान से समझना इसको। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, द बॉन्ड formed between two atoms of different electronegativity। 2 एटम के बीच में जो बॉन्ड बन रहा होगा उसको हम पोलर तब बोलेंगे जब उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होगी। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं आपको, H2O। ठीक, तो ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है हाइड्रोजन के साथ, क्या बना रहा है, वाटर। अब इसकी बॉन्ड फॉर्मेशन हम कैसे दिखाएंगे, हाइड्रोजन के पास है 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 थे, तो 1 2 3 4 5 6, और हाइड्रोजन के पास फिर से 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस तरीके से इनका कॉम्बिनेशन हो रहा होगा। कैसे दिखाएंगे इसको, H 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक, ये क्या कर रहा है, इससे कंबाइन हो रहा है, तो ऑक्सीजन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया, और उस तरफ भी कंबाइन हो रहा है H, तो 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने इधर दिया और 1 हाइड्रोजन का है, और बाकी इसके पास कितने बचे, 2 पेयर यहां बच गए। ठीक, तो इस तरीके से दिखाते हैं। अब देखो जरा, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग H और O के बीच में, मतलब क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड, और इधर भी 2 की शेयरिंग, तो इधर भी सिंगल बॉन्ड, और इसके पास क्या बचेंगे, 2 पेयर बचेंगे इलेक्ट्रॉन के। ऐसा होता है। तो ये जो बॉन्ड है ये क्या बोलेंगे हम, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। क्यों, अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में बना हुआ है, ठीक है, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है, ऐसा बोलो। तो इस तरीके से होता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अगला टर्म है 3rd नंबर पे, लोन पेयर। लोन पेयर क्या होता है, लोन पेयर क्या होता है, ये जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है ना, इन्हीं को बोलते हैं लोन पेयर। जो अभी मैं पेयर बोल रहा था ना, वो एक्चुअल में लोन पेयर बोलते हैं उसको। ठीक, तो क्या होते हैं लोन पेयर, इसकी डेफिनेशन ये लिखेंगे कि the pair of electrons of valence shell which do not participate in bond formation। मतलब लोन पेयर किसे बोलते हैं, ये होता पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कौन से वाले, वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन के पेयर बचे हुए हैं जो बॉन्ड में पार्ट नहीं ले रहे हैं। जैसे ये तो बॉन्ड में पार्ट ले गए, यहां पर जो ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन था वो बॉन्ड में पार्ट ले गया इसके साथ, ये भी बॉन्ड में पार्ट ले गया। अब जो बचे हुए हैं उसको हम बोलते हैं क्या, लोन पेयर। तो अगर आपसे पूछा जाए वाटर में कितने लोन पेयर है,
मतलब जो इलेक्ट्रॉन बच गए उसका पेयर बना लो, तो एक ये पेयर एक ये पेयर, तो दो लोन पेयर बोलेंगे, ऐसा है इसका मतलब। ठीक है, तो यहां मैं लिखता हूं H2O में अगर आपसे बोला जाए कितने पेयर हैं, तो दो लोन पेयर। ठीक है, ये अभी बेसिक समझा रहा हूं, बाकी डायरेक्ट निकालने का तरीका भी है इसका कि डायरेक्ट किसी भी कंपाउंड के लोन पेयर भी निकाल सकते हो, इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं डी नंबर पे, अगला पॉइंट, हाइपोवैलेंट कंपाउंड। हाइपोवैलेंट कंपाउंड, हाइपोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है? ऐसा कंपाउंड जिसके सेंट्रल एटम के पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो उसको हाइपो बोलते हैं, और 8 से ज्यादा को हाइपर बोलते हैं। ठीक है, तो हाइपोवैलेंट क्या होता है? द सेंट्रल एटम, द सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम क्या होता है? जो नंबर में कम हो या जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो वो यूजुअली सेंट्रल एटम होता है। जैसे हाइड्रोजन कभी सेंट्रल नहीं होता, ये ध्यान रखना, फ्लोरीन कभी सेंट्रल नहीं होता, ये ध्यान रखना। जैसे ये है वाटर, तो हाइड्रोजन कभी सेंट्रल नहीं होता, तो ऑक्सीजन आ गया, तो ऐसा होता है। बाकी और भी सेंट्रल एटम की आगे कहानी बताऊंगा लुईस डॉट स्ट्रक्चर में। द सेंट्रल एटम ऑफ अ कंपाउंड कंटेन्स लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। अगर 8 इलेक्ट्रॉन से कम है तो उसको बोलते हैं हाइपोवैलेंट कंपाउंड। जैसे अगर मैं एग्जांपल लिखूं BCl2, ठीक, BCl3, इस टाइप के, ये होते हैं हाइपोवैलेंट। कैसे? जैसे अगर मैं इसके लिए बेरिलियम से बात करूं तो बेरिलियम के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसकी क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग हुई और बॉन्ड बन गया। अब बेरिलियम के पास तो 2 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, तो अब बॉन्ड बनने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास? 1 2 3 4 8 थोड़ी हुए, लोन पेयर थोड़ी बचा उसके पास। क्यों? 2 ही इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके पास। अगर मैं BCl3 की बात करूं तो Cl बोरॉन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 थे, तो उसने यहां पर शेयरिंग कर ली इनके साथ, तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन थोड़ी बचे, तो अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1 2, शेयरिंग के बाद उसका भी हो जाता है इलेक्ट्रॉन, है ना, 1 2 3 4 5 6 8 थोड़ी है। तो ये क्या हो गया? हाइपोवैलेंट कंपाउंड हो गया। इसी के जैसा एक और होता है हाइपरवैलेंट कंपाउंड। हाइपरवैलेंट कंपाउंड, अब ये हाइपरवैलेंट कंपाउंड क्या होते हैं? इसी जैसा ही लिखेंगे, द सेंट्रल एटम ऑफ अ कंपाउंड कंटेन्स मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। सेंट्रल एटम के पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो हाइपरवैलेंट। एक एग्जांपल देखो, जिनॉन की अगर मैं बात करूं, ये फ्लोरीन के साथ जब बॉन्ड बनाता है HCF2 में, तो इस तरीके से इसने बॉन्ड बना लिया। अब जिनॉन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 थे, कितने दे रखे हैं? 1 और 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास 8 हो गए थे, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए जिनॉन के? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन बॉन्ड बनने के बाद कितने हो गए? अब ये भी तो इसके काउंट करेंगे। अब देखना टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 8 से ज्यादा हो गया ना इसके पास। इसका मतलब ये हाइपरवैलेंट में आ गया। हाइपो कौन से होते हैं? जिनके सेंट्रल एटम के पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्ड बनने के बाद चेक करना है। और हाइपरवैलेंट क्या होते हैं? जिनके सेंट्रल एटम के पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये इसके बेसिक टर्म थे, नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब कोवेलेंट बॉन्ड की अलग अलग टाइम पे अलग अलग थ्योरीज आई। अलग अलग थ्योरी क्या क्या है? लुईस थ्योरी एक होती है, ठीक, सेकंड नंबर पे VVT होती है, थर्ड नंबर पे VSEPR थ्योरी होती है, और फोर्थ नंबर पे MOT होती है। आगे की थ्योरीज को अपन पढ़ते जाएंगे, लेकिन पहले स्टार्ट करने वाला हूं मैं लुईस थ्योरी से, तो अपन उसमें स्टार्ट करेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर। मतलब लुईस डॉट स्ट्रक्चर, किसी भी कंपाउंड के लिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना आपको आना चाहिए। ठीक है, वो उस कंपाउंड के बॉन्डिंग के बारे में इंफॉर्मेशन आपको देता है। लेकिन लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के पहले कुछ टर्म आपको क्लियर होना चाहिए, जैसे सेंट्रल एटम क्या होता है और कोवेलेंसी क्या होती है। तो सेंट्रल एटम के बारे में बता रहा हूं। पहला पॉइंट है, सेंट्रल एटम ऐसा एटम होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, ठीक, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। सेकंड पॉइंट, और सेंट्रल एटम क्या क्या हो सकता है यह भी ध्यान रखना। कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, ऐसा सेंट्रल एटम, ऐसा एटम जो मल्टीपल बॉन्ड बनाए वो सेंट्रल लेते हैं अपन। कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड मतलब एक से ज्यादा बॉन्ड बना रहा होगा, ठीक। तीसरा पॉइंट, कैन हैव
हायर एटॉमिक नंबर और साइज से भी कर सकते हो, हायर साइज, ठीक है, ये होता है। सेंट्रल एटम चूज करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, मैं वो बता रहा हूं कि कैसे डिसाइड करते हो सेंट्रल एटम। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी जिसकी होती है वो सेंट्रल लेते हैं अपन। हायर एटॉमिक नंबर या एटॉमिक साइज जिसका ज्यादा है वो सेंट्रल एटम होता है, ठीक है। हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कैन नॉट एक्ट एज सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम, तो फिर से एक बार बताता हूं, सेंट्रल एटम क्या, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होगी उसकी, हायर एटॉमिक नंबर या साइज होगा, और हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होंगे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी बात है सेंट्रल एटम डिसाइड करने के लिए, आप कैसे डिसाइड करोगे। जैसे सपोज NO3 माइनस है, एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। NO3 माइनस है, तो NO3 माइनस में आप किसे सेंट्रल बोलोगे, NO3 नेगेटिव में आप किसे सेंट्रल बोलोगे, नाइट्रोजन इसमें सेंट्रल हो जाएगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी नाइट्रोजन की ज्यादा होती है ऑक्सीजन से। कोवेलेंसी पे चलते हैं, क्या होता है कोवेलेंसी के बारे में डेफिनेशन लिखेंगे, द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड formed by an atom in a molecule, किसी मॉलिक्यूल में कोई एटम है वो कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है उसको हम कोवेलेंसी बोलते हैं। जैसे अगर मैं आपके सामने कुछ एलिमेंट लिखूं और उनकी कोवेलेंसी लिखते हैं, क्या क्या हो सकती है। जैसे अगर मैं बोलूं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है, तो कोवेलेंसी इसकी 1 होती है, इस तरीके से। अगर मैं आपके सामने लिखता हूं सपोज सल्फर, तो सल्फर की कोवेलेंसी 2 भी होती है, सल्फर 2 बॉन्ड भी बनाता है, आगे हम कंपाउंड देखेंगे, 4 भी बना सकता है और 6 भी बना सकता है। इसी तरीके से क्लोरीन के बारे में बात करें तो 1 3 5 7, 1 भी बॉन्ड बनाता है, 3 भी बनाता है, 5 भी बनाता है, 7 भी बनाता है, ऐसा। फॉस्फोरस की बात करें तो 3 5, इस तरीके से। तो जो कोवेलेंसी है वो सिंपल सा ये है कि कितने कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं किसी एक एटम द्वारा किसी मॉलिक्यूल में, उसको हम कोवेलेंसी बोलते हैं, ठीक है। नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं लुईस स्ट्रक्चर की ड्राइंग कैसे करना है। मैं रूल लिखते जाऊंगा और आपको इस एग्जांपल में बताते भी जाऊंगा CO वाले में, ठीक है। ध्यान से देखना रूल क्या क्या है। रूल्स में है रूल नंबर 1, सबसे पहले रूल नंबर 1 क्या है, फाइंड N1। अब ये N1 क्या होता है, N1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस, बहुत ध्यान से समझना, ये नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, और माइनस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। क्या हो गया, ये नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने हैं आपको, ठीक, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरे का मॉलिक्यूल में। अगर कोई नेगेटिव चार्ज लगा है, जैसे 1 नेगेटिव लगा है तो 1 ऐड कर देंगे, 2 नेगेटिव लगा है तो 2 ऐड कर देंगे। अगर पॉजिटिव लगा है, 1 पॉजिटिव लगा है तो 1 माइनस कर देंगे, 2 पॉजिटिव लगा है तो 2 माइनस कर देंगे, ऐसा है ये, है ना। तो नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है कंपाउंड में, वो डिपेंड करता है। तो हम N1 निकालेंगे, मैं रूल लिख के यहां भी अप्लाई करके बता दूंगा तो आप आसानी से समझ जाओगे। चलो बताओ, इसमें ये रूल लगाओ, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बोलो कार्बन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4, प्लस ऑक्सीजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6, टोटल कितने होगा 10। कोई चार्ज दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो इसकी बात ही नहीं करेंगे अपन। सही हो गया, आगे बढ़ो। सेकंड पॉइंट पे फाइंड N2। अब ये N2 क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, कोई अगर हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है तो इंटू 2 करना है, जितने हाइड्रोजन एटम है वो लिख दो और इंटू 2 कर दो, और प्लस नंबर ऑफ अदर एटम्स, नंबर ऑफ अदर एटम्स इंटू 8 करना है। इस तरीके से करके बता रहा हूं। हाइड्रोजन है क्या, नहीं है, एक कार्बन एक ऑक्सीजन, तो N2 क्या आएगा, अदर एटम कितने हैं 2, और इंटू 8 क्या आ गया 16 16। सही जा रहा है, ध्यान से देखते जाना। पॉइंट नंबर 3,
फाइंड N3, ठीक है। अब ये N3 क्या है? N3 है N2 माइनस N1, और ये N3 बताता क्या है? ये बताता है नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, कि कितने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, N3 ये बताता है। अप्लाई करो तो N3 इज इक्वल टू क्या करना है? N2 माइनस N1, तो N2 माइनस N1 इज इक्वल टू 16 माइनस 10, कितना आ गया? ये 6। बिल्कुल सही जा रहे हैं अभी तक, है ना? ध्यान से देखते जाना। आपको बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पता चल गए। अगर मैं आपसे बोलूं बॉन्ड पेयर, तो पेयर अगर मैंने बोला तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अगर मुझे बॉन्ड निकालना है तो मैं यहां से निकालूंगा 4th पॉइंट में, फाइंड ए। अब ये ए क्या बताता है? ए इज इक्वल टू N3/2, और ये बताएगा नंबर ऑफ बॉन्ड्स के बारे में बताएगा। तो ए पता कर लो कितने, तो ए इज इक्वल टू क्या? N3/2, मतलब 6/2, मतलब 6/2 इज इक्वल टू क्या? 3। इस तरीके से, मतलब सी और ओ के बीच में 3 बॉन्ड हैं। इसका मतलब ये है, बहुत आसानी से है, आराम से समझते जाओ, बहुत आसान। पॉइंट नंबर 4 ये है कि फाइंड N4। अब ये N4 क्या है? नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और N4 कैसे निकालोगे? इज इक्वल टू N1 माइनस N3, ठीक। तो मैं N4 निकाल रहा हूं यहां पे, N1 माइनस N3, नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। N1 कितना? 10, N3 कितना? 6। कितने आ गए अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 4। ध्यान से देखते जाना। 5th पॉइंट, फाइंड B, और B क्या बताता है? नंबर ऑफ लोन पेयर्स इज इक्वल टू N4/2, ठीक। तो B इज इक्वल टू N4/2 मींस 4/2, मतलब 2। तो इतना सब करने से हमें क्या मिला, क्या प्राप्त हुआ? A और B। A क्या है? बॉन्ड पेयर, और B क्या है? लोन पेयर। ये मिला आपको। तो ये जो हमने किया, इससे क्या पता चला कि किन्हीं भी 2 एटम के बीच में कितने बॉन्ड पेयर और कितने लोन पेयर हैं। यही तो हो गया अपना लोइस स्ट्रक्चर। देखो, कार्बन और ऑक्सीजन, ये आ गया C और एक O, ठीक। सबसे पहला काम बॉन्ड पेयर बना दो। 2 एटम है, A कितना है? 3, मतलब बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3। तो ये आ गए भाई साहब 3 बॉन्ड पेयर। अब मुझे 2 लोन पेयर बनाने हैं, कहां बनाऊंगा? इस पर दोनों बना दें क्या? नहीं। आपको क्या क्या ध्यान रखना है? हाइड्रोजन के लिए ड्यूप्लेट पूरा होना चाहिए और अदर एटम के लिए ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, ये ध्यान रखना। तो अब ध्यान से देखो जरा, कार्बन के अभी कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6। 2 लोन पेयर थे, एक इसको दे दो, 7 8, हो गया ऑक्टेट कंप्लीट। अब एक बचा तो वो इसको देना पड़ेगा, ऐसे। तो इससे मुझे ये पता चल गया कि किसी एटम ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं और उसके पास कितने लोन पेयर हैं। समझ गए बात को? अब इसको नोट करो, फिर इसमें हम निकालते हैं फॉर्मल चार्ज, मतलब किसी पर्टिकुलर एटम पर कितना चार्ज होता है। और फॉर्मल चार्ज डिसाइड करता है, हमें हेल्प करता है डिसाइड करने के लिए कि कौन सा स्टेबल स्ट्रक्चर होगा, मतलब किसकी एनर्जी कम होगी, लो पोटेंशियल एनर्जी का कौन सा स्ट्रक्चर होगा जो हमें कंसीडर करके चलना है। ठीक है, तो आप पहले ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर आसानी से, बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, और इसको आप अच्छे से नोट करो। कोई भी स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, इसकी हेल्प से कोई भी लोएस्ट स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। तो पहले नोट करो, फिर मैं इसमें चार्ज भी बताता हूं, कहीं पे प्लस और कहीं पे माइनस भी होता है, तो उसके बारे में बात करेंगे, नोट कीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं फॉर्मल चार्ज पर। ठीक है, फॉर्मल चार्ज क्या होता है? चार्ज ऑन एन एटम इन लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर। लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर में जो एक एटम के पास चार्ज होता है उसको फॉर्मल चार्ज बोलते हैं। और फॉर्मल चार्ज Fc कैसे कैलकुलेट किया जाता है? ये निकालते हैं हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स
वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स माइनस 1/2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा होता है ये, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स माइनस 1/2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ये आप फॉर्मूला लगाते हो किसी पर्टिकुलर एटम पर चार्ज निकालने के लिए। इसको मैं यहां अप्लाई करके बताता हूं सीओ में। आपको यह पता है कि अभी मैंने सीओ का जो स्ट्रक्चर बनाया था, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, वो कुछ ऐसा था। अब मुझे कार्बन पे और ऑक्सीजन पे चार्ज निकालना है, तो सबसे पहले कार्बन पे निकाल के बता रहा हूं। तो फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन, ठीक है, कैसे निकलेगा? कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं फ्री स्टेट में? 4, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 2 हो गया, माइनस 1/2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। ऐसा आप यहां पर बॉन्ड पेयर लिख सकते हो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? 1/2 इंटू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का मतलब ही हो गया बॉन्ड पेयर, है ना। तो 4 - 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस 1/2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 6। तो ये कितना आ गया? 4 - 2 कितना हो गया आपका? 2, और -3 इज इक्वल टू -1। इसका मतलब कार्बन पर चार्ज है -1। ऐसा। अच्छा, अगर 2 एटम है, एक पे चार्ज पता चल गया तो दूसरे पे ऑटोमेटिक लिख सकते हो ना। क्यों? सीओ ओवरऑल तो न्यूट्रल है ना। अगर इस पे -1 तो इस पे +1 आएगा। एक बार निकाल के भी चेक कर लेते हैं। देखो, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ऑक्सीजन में? 6, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, और माइनस 1/2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? 6। ठीक, या बॉन्ड पेयर लिखोगे तो सीधा 3 लिख दो। तो ये क्या आ गया? 6 - 2 4 -3 इज इक्वल टू 1 या +1। तो इस पर -1 तो इस पे क्या आ गया? +1। हमने डायरेक्ट अपना दिमाग लगा के भी कर लिया, आप ऐसे सॉल्व करके भी निकाल सकते हो। तो इस तरीके से फॉर्मल चार्ज निकालते हैं लुईस स्ट्रक्चर में, लुईस डॉट स्ट्रक्चर में पर्टिकुलर एटम पर। नोट करो, फिर पूरा का पूरा एक और क्वेश्चन मैं आपको करके बता रहा हूं, ठीक है। इसी टाइप से जैसे सीओ में हमने सारी चीजें चेक करी, ए और बी निकाला, बॉन्ड पेयर लोन पेयर, फिर फॉर्मल चार्ज निकाला, ऐसा ही मैं एक एग्जांपल आपको और समझा रहा हूं, ठीक है। नोट कीजिए इसको। तो चलो आ जाओ, एक CO2 वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। इसका आपको लुईस स्ट्रक्चर बनाना है और फॉर्मल चार्ज निकालना है। स्टार्ट करते हैं पहली कहानी, CO2, ठीक है। देखो जरा इसमें क्या निकालेंगे, N1 कैसे निकालते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक, और अगर कोई चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है तो क्या करते हैं अपन? पॉजिटिव उसमें ऐड कर देते हैं, पॉजिटिव होता है तो निकाल देते हैं। CO2 में कोई चार्ज है नहीं तो कोई बात नहीं। बताओ जरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने लिखूंगा? कार्बन में कितने हैं? 4। ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 6 इंटू 2, तो ये हो गया 12 और 4 16, 16। पहली बात। फिर क्या निकालते थे हम? N2। N2 क्या होता था? हाइड्रोजन एटम इंटू 2 प्लस अदर एटम इंटू 8। तो अदर एटम कितने हैं? 3, 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन इंटू 8, 8 इंटू 3 24। इसके बाद क्या निकालते थे हम? N3। N3 कैसे निकालते थे? N2 माइनस N1, तो 24 माइनस 16 8। इसके बाद निकालते थे A, N3/2, तो ये नंबर ऑफ बॉन्ड्स आ गए अपने पास, नंबर ऑफ बॉन्ड्स 8/2 कितना? 4, मतलब CO2 में 4 बॉन्ड होंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद निकालते थे N4। N4 कैसे निकलता था आपका? N1 माइनस N3, 16 माइनस 8 कितना आ गया? 8, सही है। फिर निकालते थे B, कैसे? N4/2, 8/2 कितना आ गया? 4, और ये क्या हो गया? नंबर ऑफ लोन पेयर्स। तो ये कहानी हो गई, बॉन्ड पेयर लोन पेयर मुझे पता चल गए। अब CO2 में सेंट्रल एटम किसे रखना है? मैंने अभी बताया था आपको, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव या मल्टीपल बॉन्ड बनाने की जिसकी टेंडेंसी होती है वो होता है। तो कार्बन हो गया सेंट्रल। अब इधर एक ऑक्सीजन रख दिया, इधर ऑक्सीजन रख दिया। कितने बॉन्ड बनाने हैं? कितने बॉन्ड बनाने हैं? 4 बॉन्ड बनाने हैं। कहां गया? हाँ, 4 बॉन्ड बनाने हैं, ठीक, और लोन पेयर भी 4 हैं। तो 4 बॉन्ड कैसे बनाऊंगा? ध्यान से देखना, एक यहां दे दो, एक यहां दे दो। भाई सिमिट्रिकल, आपको सिमिट्री के साथ भी चलना है इसमें, है ना, ये ध्यान रखना। एक यहां दे दिया, एक यहां दे दिया, ठीक, फिर एक यहां दे दिया, एक यहां दे दिया, बन गए 4। कोई इसमें ऐसा भी कर सकता है कि सर हम ऐसा खेलेंगे, बिल्कुल खेल लो, कोई दिक्कत नहीं। कोई बोल सकता है सर हम ऐसा भी खेल सकते हैं, कोई समस्या नहीं बेटा,
ये भी इसके लोएस्ट स्ट्रक्चर ही है। बस ये देख लेना, सभी में फॉर्मल चार्ज निकाल के जिसका फॉर्मल चार्ज कम होगा वो स्टेबल स्ट्रक्चर हम कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है, तो 4 बॉन्ड बनाने थे, मैंने 2-2 दे दिए, सिमेट्रिकल बनाओ तो ज्यादा अच्छा रहता है। आप ऐसा करना चाहो या ऐसा, कोई बात नहीं, सही है। अब इसमें फॉर्मल चार्ज निकाल के देख लो, तो मैं इसमें फॉर्मल चार्ज निकाल लूं, लेकिन उसके पहले मैं ऑक्टेट कंप्लीट कर दूं इसका। चलो हमने 4 बॉन्ड बना दिए, इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इस कार्बन के, तो इन भाई साहब के हो गए 8 इलेक्ट्रॉन पूरे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है। इन भाई साहब के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 1 2 3 4, लेकिन हमारे पास लोन पेयर भी तो है 4। ठीक है, इसका मतलब ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करूंगा, 5 6 7 8, इधर भी 5 6 7 8, सारी कहानी खत्म। बॉन्ड पेयर बना दिए, लोन पेयर बना दिए। अगर उधर करते तो कैसे करते, कार्बन भाई साहब के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके कितने 6 7 8। देखो लोन पेयर भी पूरे हो गए, 1 2 3 और 4 लोन पेयर हो गए और बाकी बॉन्ड पेयर 4 हो गए। इधर करते तो इसी जैसा ही है, ये तो सिमेट्रिकल, देखो ऐसा, इधर कितने 3, इस तरीके से। ठीक, अब इसके लिए फॉर्मल चार्ज निकाल रहा हूं और इन दोनों में से कोई भी एक कर लो, बाकी आइडेंटिकल जैसे ही दिख रहा है ना। तो एक इसके लिए और एक इसके लिए फॉर्मल चार्ज निकाल के फिर कंपेयर करा लेंगे कि ये लेना है कि ये लेना है। ठीक है, स्टार्ट करता हूं मैं, इसमें निकाल लूंगा सबसे पहले। तो फॉर्मल चार्ज ऑन, मैं नंबर कर देता हूं, इसको 1 एटम, इसको सेकंड एटम, इसको थर्ड एटम। फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट एटम। ठीक है, पहले एटम के पास फॉर्मल चार्ज निकालेंगे, कैसा आएगा ये बताओ। इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 4 माइनस 1/2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4। ठीक, तो 6 माइनस 4 कितना हो गया 2 और माइनस 2, तो ये क्या आ गया 0। मतलब इस ऑक्सीजन के पास कोई चार्ज नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कार्बन पे चलें। फॉर्मल चार्ज ऑन सेकेंड एटम। ठीक है, ध्यान से देखना, सेकेंड एटम क्या है कार्बन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 0 माइनस 1/2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 माइनस 4 अगेन 0। ठीक है, अगला देखना, फॉर्मल चार्ज ऑन थर्ड एटम। अच्छा, फर्स्ट का जो अरेंजमेंट है वही थर्ड का है, तो मैं यहां डायरेक्ट लिख सकता हूं फॉर्मल चार्ज ऑन थर्ड एटम इज इक्वल टू 0 लिख देता हूं ना अरेंजमेंट से। मतलब CO2 के इस स्ट्रक्चर में सभी जगह फॉर्मल चार्ज 0 0 0 आ रहा है। इसका एक कर लेते हैं, चलो इसके बारे में बताओ जरा, इसका फॉर्मल चार्ज। तो अगर मैं यहां पर नंबरिंग करूं तो मैं यहां लिख रहा हूं ये 1, ये 2 और ये 3। तो पहले वाले एटम का फॉर्मल चार्ज बता दो इधर, इसको मैं हटा देता हूं, है ना, तो थोड़ा सा क्लियर आपको समझ में आएगा किस एटम के लिए मैं निकाल रहा हूं। तो मैं इधर के लिए निकालना स्टार्ट कर रहा हूं, देखना जरा ध्यान से। फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट एटम, तो पहले एटम का फॉर्मल चार्ज निकाल रहा हूं ऑक्सीजन का, बताओ जरा फटाफट से। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास 1 2 3 4 5 6 माइनस 1/2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 1 2। ठीक, 6 माइनस 6 0 माइनस ये 1, तो ये कितना आ गया -1। तो फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट एटम इज इक्वल टू -1। ठीक, कार्बन पे निकाल लेते हैं सेकेंड एटम पे। तो फॉर्मल चार्ज ऑन सेकेंड एटम, सेकेंड एटम पे फॉर्मल चार्ज निकालेंगे तो कैसा निकालेंगे, क्या है सेकेंड एटम कार्बन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस 1/2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 8 है ना इस कार्बन से रिलेटेड, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये आ गया भाई साहब 0। तो सेकेंड एटम पे फॉर्मल चार्ज आया है आपका 0, इस पे -1 है। अच्छा, ऑटोमेटिकली थर्ड पे +1 लिख दूं, सही है ना, क्यों, CO2 तो न्यूट्रल है ना, इस पे -1 इस पे 0 तो इस पे +1, निकाल के देख लेते हैं। देखो फॉर्मल चार्ज ऑन थर्ड एटम, देखना ध्यान से, थर्ड एटम पे फॉर्मल चार्ज कैसे निकलेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे 6 माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 2 माइनस 1/2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो ये कितना आ गया 4 माइनस 3 +1, यही तो बोला था मैंने पहले। तो इस ऑक्सीजन पे क्या आ गया +1। अब गौर से देखो 0 0 0 -1 0 +1, कौन सा अच्छा, जिस पर फॉर्मल चार्ज मिनिमम रहे, मिनिमम का मतलब 0 रहे तो ज्यादा अच्छा है।
कोई चार्ज नहीं आना चाहिए। वो स्टेबल स्ट्रक्चर लो एनर्जी का स्ट्रक्चर होता है, मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा। तो हम CO2 का जो स्ट्रक्चर बनाया करेंगे वो ये बनाएंगे, ये नहीं बनाएंगे। कई लोग ऐसा भी सोचते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर ये होता है। अच्छा, ये भी एक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, जब हम रेजोनेंस पढ़ेंगे ना, मैं पढ़ाऊंगा आपको, रेजोनेंस पढ़ेंगे उस समय इसका मैं एक स्ट्रक्चर ये भी बनाऊंगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी उतना टेंशन नहीं लेना, सिंपल लुईस स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं। तो कौन सा स्ट्रक्चर चूज करना है? ये वाला। क्यों? क्योंकि फॉर्मल चार्ज 0 0 0 है। ठीक है, नोट करो इसको। सुना आप लोगों को बहुत मजा आ रहा है? चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर। N3 माइनस का लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर, कई लोगों को तो पहली बार समझ में आ रहा होगा कि लोएस्ट स्ट्रक्चर ऐसे बनते हैं, नहीं तो रट लिए सबने। लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर N3 माइनस का बनाना है, फॉर्मल चार्ज बताना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कहानी यहां से। सबसे पहला काम क्वेश्चन को पढ़ना। ठीक है, N3 माइनस शुरू करें। चलो बताओ, N1 बोल दो फटाफट से। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल दो जरा, नाइट्रोजन पे कितने होते हैं? कितने होते हैं? 5 इंटू 3 लगे ना। अब नेगेटिव चार्ज है तो ऐड कर दो, कितने नेगेटिव लगे हैं? 1, तो 1 ऐड कर देंगे, तो 15 और 1 16 16। N2 बता दो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इंटू 2 प्लस अदर एटम इंटू 8। अदर एटम कितने हैं? 3 इंटू 8 24। सही है। अगला है N3 इज इक्वल टू N2 माइनस N1, 24 माइनस 16 इज इक्वल टू 8। उसके बाद नंबर ऑफ बॉन्ड्स A क्या होते हैं? नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स देखेंगे, A इज इक्वल टू 8/2 इक्वल टू 4। समझते जाओ, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। फिर चलेंगे अपन N4 पर। N4 क्या होता है? N1 माइनस N3। N1 कितना है? 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8। इसके बाद चलेंगे नंबर ऑफ, लाइट चली गई, जनरेटर चलाओ। इशारा दिल लेने वाले, बता ये हुनर तूने सीखा कहाँ से? निगाहों निगाहों पे जादू चलाना, मेरी जान सीखा तुमने जहां से। चला दे रे जनरेटर, काफी कर रहा हो तो संदेश से याद हमें तड़पाता है के घर कब आओगे? अब निकालेंगे हम नंबर ऑफ लोन पेयर्स। ठीक है, नंबर ऑफ लोन पेयर्स कैसे निकलते हैं? B इज इक्वल टू N4/2 इज इक्वल टू 8/2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब ध्यान से देखना जरा आप। 3 नाइट्रोजन है, मैंने बना दिए ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, अभी मैंने CO2 में भी समझाया था आपको क्या करना है, सिमेट्री मेंटेन करते हुए बनाया करो। जैसे 4 बॉन्ड बनाने ना, 1 1 2 2 हो गए 4। लोन पेयर सेट कर दो ऑक्टेट कंप्लीट कराते हुए। कैसे? नाइट्रोजन ने 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसका 1 2 3 4 5 6 7 8। अब निकाल लेंगे फॉर्मल चार्ज। कई लोग ऐसा भी सोच सकते हैं, सोचने की तो आजादी है, आत्मनिर्भर भारत। देखो ऐसा है ना, आप ऐसा भी तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा अभी मैंने CO2 में करके बताया वैसे निकाल लो। ठीक है, तो इसमें अलग फॉर्मल चार्ज निकालो, इसमें अलग। जिसमें पर एटम फॉर्मल चार्ज कम होगा तो बहुत अच्छी बात है, 0 0 है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कभी नहीं है, जैसे यहां तो आपको साफ साफ दिख रहा है ना N3 माइनस है, मतलब नेगेटिव तो कहीं आ ही रहा होगा ना, एक नेगेटिव एक्सेस में आ रहा है। ठीक है, इसका स्टार्ट करते हैं। इसको लिख रहा हूं मैं फर्स्ट एटम, सेकंड एटम, थर्ड एटम। ठीक है, ध्यान से देखना जरा। फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट एटम। ठीक है, अब इसके लिए देखेंगे तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 माइनस लोन पर इलेक्ट्रॉन कितने? 4 माइनस 1/2 इंटू बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 ऐसा।
तो 5 में से 4 गया, 1 - 2 इज इक्वल टू -1। क्या बात है, वाह, तालियां। आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर पे। फॉर्मल चार्ज ऑन सेकंड एटम। देखना सेकंड एटम पे फॉर्मल चार्ज कैसे निकालेंगे। नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बताओ इसके पास कितने, एक भी नहीं, 0। ठीक है, -1/2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 5 - 4 इज इक्वल टू +1। तालियां अगेन। ठीक है, अगला देखना जरा। अच्छा, ये और ये सेम शकल के दिख रहे हैं, मींस में इसका जो फॉर्मल चार्ज था वही है। क्यों, बॉन्डिंग अरेंजमेंट तो सेम है ना। मींस फॉर्मल चार्ज ऑन थर्ड एटम, थोड़ा दिमाग खोल के बैठो, समझ में आएगा सारा। ठीक है, थर्ड एटम इज इक्वल टू सेम, मतलब -1। तो इसका है चार्ज कितना, फर्स्ट वाले का -1, इसका +1, इसका -1, इस तरीके से। ठीक है, ये इनके फॉर्मल चार्ज हो गए। ओवरऑल देख लो आप, -1 +1 और -1 क्या आएगा, -1 आएगा ना ओवरऑल। ठीक, इसके निकाल के देख लो आप कैसे, ये फर्स्ट एटम, ये सेकंड एटम, ये थर्ड एटम। सही है। अब इसके लिए पहले ऑक्टेट कंप्लीट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कंप्लीट है पहले से ऑक्टेट, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया कंप्लीट। अब आप फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड खुद से निकाल के एक बार ट्राई करो, मैं आंसर लिख रहा हूं। फर्स्ट वाले का आएगा -2, इसका आएगा +1 और इसका आएगा आपका इसका +1 नहीं, -2 इसका आएगा और +1, तो ये -1 हो गया और ये 3 मोड 0 आएगा इसका। देखो ऐसा आएगा, आप एक बार चेक कर लो, निकाल के देख लो, -2 +1 और 0, क्योंकि ओवरऑल माइनस होना चाहिए ना। एक बार आप चेक कर लीजिए इसका निकाल के। ठीक है, अब बताओ जरा कौन सा स्टेबल हम लेंगे स्ट्रक्चर, ये वाला। क्यों, पर एटम फॉर्मल चार्ज देखो जरा, यहां -2 है ना, ये हाईली अनस्टेबल है। यहां क्या -1 डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो पर एटम चार्ज आपको देखना है, तो ये स्टेबल मानेंगे या अनस्टेबल मानेंगे, तो इसलिए हम इसका स्ट्रक्चर ये बनाते हैं। ऐसा भी होता है, लेकिन ये कहां होता है, रेजोनेंस में, फिर वही कहानी पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, तो रेजोनेंस जब पढ़ेंगे तो वहां सीख लेना। ठीक है, नोट कर लो इसको, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर आप बनाना सीख गए होगे, हर टाइप के स्ट्रक्चर के लिए बनाओ, मजे करो। ठीक है, नोट करो। चलो लुईस थ्योरी को समराइज करते हैं और कुछ लिमिटेशंस लिखते हैं। देखो लुईस जो थ्योरी है उसमें हम क्या करते हैं, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर निकाल के फॉर्मल चार्ज असाइन करके लुईस डॉट स्ट्रक्चर हम बनाया करते हैं। अब इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, किसके लिए लगती है किसके लिए नहीं लगती है, तो नहीं लगने वाले लिखेंगे, लगने वाले तो अपन ने पढ़ लिए। जैसे पहला पॉइंट ये है, इट इज नॉट एप्लीकेबल, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में एप्लीकेबल नहीं होती है। जैसे कुछ एग्जाम्पल के तौर पे NO हो गया, NO2 हो गया, ClO2 हो गया, ETC, आप इसमें चेक करोगे ऑड इलेक्ट्रॉन आएंगे आपके। ठीक है, दूसरा है सेकेंड, इट इज नॉट एप्लीकेबल इन हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स। हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स मैंने कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ाया था, वहां आपको बताया हुआ है। हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स में एप्लीकेबल नहीं होती। एग्जांपल के तौर पे जैसे BeCl2, BeCl3, ETC, इस टाइप के। ठीक, जहां पर सेंट्रल एटम के पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। तीसरा, इट इज नॉट एप्लीकेबल इन हाइपरवैलेंट कंपाउंड्स। हाइपरवैलेंट में भी नहीं लगती है ना, जैसे XeF2, PCl5, SF6, ETC, इस टाइप से। ठीक, लास्ट पॉइंट, लुईस थ्योरी does not give any idea about molecular ज्योमेट्री। जैसे मान लो मेरे पास NO3- है सपोज। ठीक है, आप इसका लुईस स्ट्रक्चर बना लेना N1 N2 N3 वाले से, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। इसको मैं ऐसे बनाऊं, ऐसा होता है इसका स्ट्रक्चर। इसको मैं ऐसे बनाऊं या ऐसे बनाऊं,
कोई ज्योमेट्री के बारे में आइडिया नहीं देता, एक्चुअल में ऐसा होता है। आगे हम थ्योरी पढ़ेंगे ना, VSEPR थ्योरी वगैरह, तो हमें पता चलता है कि ऐसा होता है प्लेनर जैसा, ठीक है। लेकिन आप ऐसा बनाओ या ऐसा बनाओ, तो ये लुईस ने नहीं बताया था कि आप कैसा भी बना सकते हो। बस ये है कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर का आइडिया आपको होना चाहिए, फॉर्मल चार्ज का आइडिया होना चाहिए, स्ट्रक्चर कैसा भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू लुईस, ठीक है। तो वो कोई आइडिया नहीं देता है ज्योमेट्री के बारे में, आप कैसा भी स्ट्रक्चर बना सकते हो, ठीक है। जैसे अगर आपसे बोला गया O3, ठीक है, एक एग्जांपल और लिख देता हूं आप लोगों के लिए ताकि आप इसका लुईस स्ट्रक्चर बना के चेक कर लो, N1 N2 N3 वाले तरीके से। मैं बना देता हूं डायरेक्ट, आप इसको ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ। लुईस ने इसके बारे में नहीं बताया, लेकिन एक्चुअल में इसका ऐसा होता है, आगे VSEPR थ्योरी से हमें पता चलेगा। तो लुईस क्या करता है, स्ट्रक्चर के बारे में उसका पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं बता पाता, ज्योमेट्री नहीं बता पाता, लेकिन यह बता देता है कि बॉन्ड पेयर लोन पेयर कितने हैं, और ऑक्टेट कंप्लीशन का ही हमें इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कुछ लिमिटेशंस है, याद कर लेना, आगे बढ़ेंगे, नोट कर लो।